Okay, welcome all of you. Am I audible? Yes. चलो okay Amit. Very good. Yes. चलिए तो सभी बच्चे मुझे प्रॉपर्ली देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, है ना? साउंड क्लियर? ओके चलिए तो वेलकम बच्चों। लास्ट क्लास तक अपन ने क्या क्या कंप्लीट कर लिया था, मुझे ऐसा याद है हमने गॉस लॉ के एप्लीकेशन देख रहे थे। तो हमने कई सारी सिचुएशंस की इलेक्ट्रिक फील्ड डिराइव करी थी। कई सारे केसेस हमने डिराइव कर लिए थे शेल की वजह से, सॉलिड स्फीयर यूनिफॉर्मली चार्ज की वजह से, नॉन यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर की वजह से, है ना? कई सारी सिचुएशन हो गई थी, प्लेट की, सिलेंडर की, स्फीयर्स में कैविटी हो जाए तो क्या होगा, कई सारी चीजें हो चुकी थी, है ना? तो अगर किसी भी चीज से इनमें से कुछ भी अगर आपको प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो पहले ये पूछ लो। उसके अलावा फिर मैंने आपको BB7 BB8 भी होमवर्क में दिया था। तो BB7 BB8 के डाउट्स अपन डिस्कस करेंगे। पहले तो थ्योरी में कुछ भी अगर किसी को डाउट है तो वो पूछ सकता है। मैंने जितनी भी चीजें डिस्कस करी थी उनमें कहीं पर भी कोई भी समस्या, आप सबको है ना ये सारी चीजें अच्छे से रोज रिवाइज करना चाहिए अब, क्योंकि बहुत सारे फॉर्मूले हो रहे हैं अब धीरे धीरे। तो अगर आप फॉर्मूले को अच्छे से रिवाइज करते जाओगे तो याद रहेंगे, नहीं तो आप भूलते जाओगे, है ना? तो आपको डेली सारे फॉर्मूले रिवाइज करना चाहिए सर। और हर फॉर्मूले के साथ उसकी कंडीशंस भी याद होना चाहिए कि किस कंडीशन में लगाना है। हाँ बोलिए। सर आपने बोला था सर फॉर्मूले के लिए सर एक टेबल बनानी चाहिए सर, जिससे याद करने में हाँ आसानी हो सर। हाँ हाँ बिल्कुल सही। सर वो कैसे बनाए सर हम? जैसे मैंने बोर्ड पे आपको सारे फॉर्मूले लिखवाए थे ना एक बार, यस सर। मैंने हाँ वैसे कुछ टेबल बना लो कि सारे एक साथ भी हो, या तो एक कॉपी के 2 पेजेस, आइट साइड के 2 पेजेस होते ना, कोई भी कॉपी में जैसे इधर इधर जो 2 पेजेस होते हैं उन पे एक साथ लिखने की कोशिश करो, है ना? थोड़ा कंटिन्यूएशन में आ जाए। और फॉर्मूले बस सिचुएशन क्या है वो लिखो, इंपॉर्टेंट कंडीशंस क्या है फॉर्मूले लगाने की वो लिखो, ग्राफ ग्राफ जो भी होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, पोटेंशियल का, वो साथ में बना लो। ठीक है? यस सर। हाँ तो ऐसे करना चाहिए। चलो अब अगर आपको सारे डेरिवेशंस वगैरह सब क्लियर है तो BB7 और BB8 डिस्कस कर लेते हैं अपन। तो BB7 मैं मेरे पास ओपन कर रहा हूँ BB7, अब आपके पास ओपन कर लीजिए और जो भी आपका डाउट है BB7 में बताते चलिए। सॉल्यूशन आपको भेजे थे, आई होप कि आपने सॉल्यूशन भी देख लिया होगा। अगर कोई दिक्कत हुई हो तो अदरवाइज पूछ सकते हो आप मेरे से। तो देखो BB7 में टोटल कितने क्वेश्चन दिख रहे हैं मुझे? 15 है। ठीक है? BB7 गॉस लॉ फ्लक्स कैलकुलेशन इस पे बेस्ड है। तो बताइए BB7 में कोई डाउट? BB7 में मेरे पास एक आया है फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में देखो एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है ना कहीं पर, फिगर शोज अ क्लोज सरफेस विद इंटरसेक्ट अ कंडक्टिंग स्फीयर, अ पॉजिटिव चार्ज इज प्लेस्ड एट द पॉइंट P पॉइंट पे पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से कंडक्टिंग स्फीयर पे चार्जेस आएंगे, पॉजिटिव चार्ज की वजह से कंडक्टिंग स्फीयर पे चार्जेस आएंगे, है ना? तो वो चार्जेस का नेचर आप सोचो कि किधर कौन सा चार्ज आएगा। फिर गॉसियन स्फीयर के अंदर से कौन से चार्जेस रहेंगे? अगर गॉसियन स्फीयर के अंदर पॉजिटिव चार्ज है तो गॉसियन स्फीयर से प्लस फ्लक्स हो जाएगा, पॉजिटिव फ्लक्स हो जाएगा, और अंदर नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव फ्लक्स हो जाएगा। ठीक है? चलो और कोई डाउट इसमें? BB7 में कोई और डाउट? 14th का सेकंड पार्ट, 14th क्या है? इनफाइनेटली लॉन्ग लाइन ऑफ लाइन चार्ज हैविंग यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और क्या बोला है? डिस्टेंस d फ्रॉम ओ रख दी है, व्हाट इज द फ्लक्स टू द स्फीयर। फिर बाद में बोला r इज ग्रेटर देन d, रेडियस जब बड़ी होगी d से जब बात कर रहे हैं, तो आपको एक स्फीयर जैसा कुछ दिया है और उसके सेंटर से d डिस्टेंस पे एक रॉड ऐसी रखी हुई है, ये रॉड इनफाइनाइट लेंथ की है। तो आपको ये सोचना है कि अगर ये रेडियस d से बड़ी है स्फीयर की, तो रॉड का कुछ हिस्सा अंदर आ रहा है स्फीयर के, रॉड का कुछ हिस्सा अंदर आ रहा है स्फीयर के। नाउ बाय ज्योमेट्री यू कैन फाइंड आउट व्हाट इज दिस लेंथ, आप ज्योमेट्री से निकाल सकते हो, बिकॉज ये परपेंडिकुलर होगा, ये r है ये d है, तो पाइथागोरस से ये लेंथ आ जाएगी, ये आ जाएगी, तो काम हो जाएगा तुम्हारे पास, है ना? स्फीयर के अंदर कितना चार्ज है तो चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स हो जाएगा। ठीक, चलो और बताओ, और सर कोई डाउट? सर हम हाँ इलस्ट्रेशंस में भी पूछ सकते हैं सर? बोलो। सर मुझे इलस्ट्रेशन 46 के सर क्वेश्चन नंबर ई में डाउट है सर। नहीं सर। क्वेश्चन यस सर। नहीं सर डी में भी डाउट इलस्ट्रेशन है सर। क्वेश्चन इलस्ट्रेशन 46 सर। इलस्ट्रेशन 46, हाँ
सर उसका तो डी बता दीजिए सर। उसका डी वाला पार्ट, फाइंड आउट द फ्लक्स थ्रू द एरिया। कोई एक एरिया दिया है, उसका डी वाला पार्ट, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड देखो एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो बेटा फ्लक्स जीरो हो जाएगा ना। यस हमको सर। जो एरिया दिया है उसका नॉर्मल एक्स से परपेंडिकुलर होगा ना, यस सर। तो फ्लक्स जीरो। यस सर। सर ई वाला बता दीजिए। ई में इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स के साथ वेरी कर रही है, बट एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड जे में है। जो आपको एरिया दिखाया गया है ना, उसमें आप इलेक्ट्रिक फील्ड देखो किधर है, जे डायरेक्शन में। ये एक्स है, ये ऊपर की तरफ वाई दिखाया है, इधर जेड दिखाया है। तो इस एरिया का नॉर्मल किधर होगा, एरिया का वेक्टर की डायरेक्शन होगी जे कैप के अलोंग, है ना, जे कैप के अलोंग। और इलेक्ट्रिक फील्ड भी जे कैप में है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसी दी है, तो फ्लक्स आएगा इससे। बट इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स के साथ वेरी कर रही है, तो यहाँ से एक्स पे जाके डीएक्स की स्ट्रिप ले लो। ये डीएक्स स्ट्रिप में कितना फ्लक्स होगा, इसका छोटा सा एरिया लिख लो, इससे कितना फ्लक्स होगा, फिर उसे इंटीग्रेट कर लो। यस सर। है ना। तो इसमें दिक्कत क्यों हुई थी बेटा, इसमें एरिया का नॉर्मल जे में है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी जे में है, तो फ्लक्स आएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स के साथ वेरी कर रही है। तो ये सब चीजें समझ में आई थी कि इसमें से कोई पार्ट में दिक्कत थी, कि कहाँ प्रॉब्लम थी इसमें। सर मैंने फर्स्ट टाइम किया था सर, उस टाइम सर मुझे दिक्कत आई थी सर, मैंने उस टाइम टिक लगा के रखा था सर। फिर सर मैंने बाद में देखा ये तो सर आती है सर, फिर बाद में सर। चलो, तो एक बार डाउट तो हमेशा है ना 2-3 बार कर लेना चाहिए ट्राई, ठीक है। यस। हाँ, और कोई डाउट किसी को। BB7 का BB8 पे आ जाते हैं। चलो BB8, चलिए BB8 में किसी को कोई भी डाउट हो तो बता सकता है। BB8 में कितने क्वेश्चन है टोटल, 10 नहीं 12 क्वेश्चन दिख रहे हैं, तो बताओ BB8 में कोई भी प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 3 का ए आया है मेरे पास डाउट। क्वेश्चन नंबर 3, in the previous question, if a point charge q which was at C now placed at A, what is the distance r less than r from the center of sphere, then the find out following। क्वेश्चन में क्या बोला है, यूनिफॉर्मली होलो चार्ज स्फीयर है, चार्ज q का, है ना, रेडियस r का, और एक पॉइंट चार्ज q भी रखा है, उसके सेंटर पे पहले रखा था और बाद में कहीं और रख दिया, तो फोर्स पूछा है q पर। देखो क्वेश्चन क्या है, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर है और उसके अंदर कहीं ए पॉइंट पे हमारे पास रखा हुआ है q चार्ज, यहाँ पे q चार्ज रखा हुआ है ना, जिसका सेंटर C, और यहाँ कोई एक B पॉइंट दिखाया उन्होंने, और द पॉइंट चार्ज q is also situated at center। उसके बाद क्या बोला है, इन द प्रीवियस क्वेश्चन ऑफ पॉइंट चार्ज q is now placed here, what is the distance फोर्स एक्टिंग ऑन q। इस पे फोर्स कितना होगा, जल्दी से बताओ। किसी चार्ज पे फोर्स कैसे निकाल सकते हैं, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पोजीशन। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, 0, तो आंसर यस शुड सर। बी 0। फर्स्ट पार्ट का आंसर शुड बी 0, है ना। यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, हमको याद होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ऑफ स्फीयर, सेंटर ऑफ स्फीयर पे इलेक्ट्रिक फील्ड खुद स्फीयर की वजह से 0 आएगी, ओनली q चार्ज की वजह से आ जाएगी। तो ओनली q चार्ज की वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी, कितनी होगी वो लिख देना, वो हो जाएगी kq अपॉन डिस्टेंस AC का स्क्वायर, और डायरेक्शन होगी A से C वेक्टर की तरफ। यहाँ क्यूब कर देना, ऊपर वेक्टर लिख रहे हो तो, समझे 11 पॉइंट समझ में। सी पॉइंट पे केवल इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, और पूरा स्फीयर जो यूनिफॉर्मली चार्ज था उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 हो जाएगी। क्लियर सर। नाउ थर्ड में पूछा है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी। पॉइंट बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड अब पूरे स्फीयर की वजह से भी होगी और चार्ज की वजह से भी होगी। पॉइंट बी पे देखोगे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड, मैं बी पे लिख रहा हूँ यहाँ पर, तो इस चार्ज क्यू की वजह से होगी के क्यू अपॉन डिस्टेंस ए बी, उसका क्यूब इंटू ए टू बी वेक्टर। इस चार्ज की वजह से यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इस वेक्टर के अलावा होगी, पॉइंट चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस वेक्टर के अलावा होगी, और इस पूरे स्फीयर का चार्ज जो भी था उसको सेंटर पे मान के लिख सकते हैं बाहर की फील्ड। तो इस पूरे स्फीयर की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो ऐसी कुछ होगी, के कैपिटल क्यू जो भी इस पे चार्ज था अपॉन डिस्टेंस BC, उसका क्यूब इंटू C से B का वेक्टर, समझे। इनका वेक्टर एडिशन कर दो, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। चलो, क्या ये क्वेश्चन आ रहा है समझ में। अदिति का एक डाउट आया 8, क्वेश्चन नंबर 8 भी देख लेते। इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ रीजन दे रखी है -4xi + 6yj, एंड फाइंड आउट द चार्ज इनक्लोज इन द क्यूब ऑफ साइड 1 मीटर ओरिएंटेड एज शोन इन द डायग्राम। इसमें समस्या क्या है, ये तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारा करा हुआ क्वेश्चन है। बताइए, आपको क्यूब के अंदर चार्ज कितना है पता करना है, तो क्यूब के
से पास करने वाला टोटल फ्लक्स निकालो, उसके हर फेज से फ्लक्स कितना है वो निकालो, और टोटल फ्लक्स शुड बी चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट। तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन अपने क्लास में करा है। मैंने जो क्लास में कराया था उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड xi दी थी, इसमें -4xi + 6/j। हाँ, है ना। चलो, और कोई डाउट? एक बार कर लेना, कोई प्रॉब्लम आया तो फिर से पूछ सकते हो आप। सर, हाउ टू नो इफ क्वेश्चन इज टॉकिंग ऑफ सॉलिड स्फीयर और शेल? तो लिखा रहता है क्वेश्चन में लिखा रहेगा, उससे समझ में आएगा कि सॉलिड स्फीयर की शेल है। अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज से समझ नहीं आए तो हम जो सिचुएशन हो सकती सिंपल ऐसा कुछ मान लेंगे, सिचुएशन देख के काम करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन 4 बता रहा है डाउट मुझे, क्वेश्चन 4 देख लेता हूं मैं। फिगर शोज टू कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स ऑफ रेडियस r1 एंड r2। दो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर है r1 r2 रेडियस के, ठीक है, विच कंटेन्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज q एंड -q रिस्पेक्टिवली। फाइंड आउट इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी एट द फॉलोइंग पॉइंट्स। तो जो बाहर वाला स्फीयर है वो तो सॉलिड हो ही नहीं सकता ना, उसके अंदर तुमने एक दूसरा स्फीयर रखा है, तो बाहर वाला तो शेल ही होगा, ये तो कंफर्म है। अंदर वाला सॉलिड स्फीयर हो सकता है और बाहर वाला तो शेल होगा डेफिनेटली। अंदर वाला हो सकता है सॉलिड स्फीयर हो, और बाहर वाला तो डेफिनेटली शेल होगा, ठीक है। हाँ, ठीक है। तो अंदर वाला जो स्फीयर है वो हो सकता है कि सॉलिड स्फीयर हो या शेल हो सकता है कि जो सबसे अंदर फर्स्ट पॉइंट पूछा है उन्होंने r <r1, उसमें दो पॉसिबिलिटी हो जाएगी आंसर की। या तो अपन मान लेंगे कि शेल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0, और अगर सॉलिड स्फीयर मान लेंगे तो ρr/3 वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लिख देंगे, है ना। ठीक है। तो अब इसमें क्या प्रॉब्लम बच रही है? चार्ज डेंसिटी अलग होगी दोनों स्फीयर की, ऑफ कोर्स अलग होगी यार, दोनों के रेडियस अलग है, तो क्यू और सब अलग ही है तो अलग हो जाएगा, सही बात है। चलो, अब इसमें और कुछ डाउट? हाँ, बोलो। सर आर लेसर देन r1 में अब हाँ, अपन को एम्बिगुअस है कि क्या मानना है उसको, और एग्जाम में से उसने दोनों ऑप्शन दे दिए है। नहीं देंगे, इतना जाति नहीं करेंगे बच्चों के साथ कभी भी, है ना। दोनों आंसर दे दिए तो फिर दोनों सही है, मतलब सामने वाले की गलती फिर तो। अगर कुछ लिखा है क्वेश्चन में जिससे समझ में आ रहा है कि कैसा स्फीयर है तो वो मान लेंगे अपन, ठीक है। वैसे मुझे ऐसा लगता है इन लोगों ने स्फेरिकल शेल मान के शायद दिया हो। शेल मान के दिया है क्या आंसर? 0 दिया होगा शायद हाँ आंसर सर, में। शेल मान के दिया है। वो इसलिए क्योंकि इन्होंने दोनों को स्फीयर बोला है, दोनों स्फीयर को सिर्फ स्फीयर बोला है, तो बाहर वाला स्फीयर जो शेल है उसको स्फीयर बोल रहे हैं, तो अंदर वाला भी शायद शेल ही होगा। बाहर वाले को दोनों को एक ही वर्ड से कहना चाहे तो शायद शेल ही कहना चाह रहे होंगे, है ना। तो ये अच्छा डाउट पूछा आपने, इसको उनको मेंशन करना चाहिए कि वो शेल है, ठीक है। आगे और कोई डाउट? चलो, अगर कोई आगे डाउट नहीं है तो फिर अपन अगली चीज जो अपन को आज पढ़ना थी वो स्टार्ट करते हैं फिर, है ना। देखो, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में काफी चीजें हो चुकी है, तो अब इसमें बहुत सारे कंफ्यूजन होना चालू हो जाते फॉर्मुलेस के बीच में। तो फॉर्मुलेस के लिए आपको बार बार मैं बोल रहा हूँ कि रोज याद करो, है ना, विथ प्रॉपर कंडीशंस। चलो, अब अपन आज स्टार्ट करने वाले थे कंडक्टर एंड इट्स प्रॉपर्टीज। तो आप लिख सकते हो हेडिंग कंडक्टर एंड इट्स प्रॉपर्टीज, कंडक्टर एंड इट्स प्रॉपर्टीज। और मॉड्यूल खोलो, मॉड्यूल में जस्ट बिगिन अबाउट 8 के नीचे देखो क्या है, जस्ट बिगिन अबाउट 8 के नीचे देखो क्या है। मैं बोल रहा था कि एक क्वेश्चन बचा है अपना, वो आपके, अगर आपने BB8 कर लिया है तो वो क्वेश्चन हो गया है। मैं जो आपको क्वेश्चन कराने वाला था वो BB8 का पहला दूसरा जो क्वेश्चन है उसी के जैसा क्वेश्चन कराने वाला था। तो अगर BB8 के फर्स्ट टू सेकंड कर लिए है तो आपको पूरा हो चुका है अपना काम, है ना। चलो, कंडक्टर एंड प्रॉपर्टी दिख रहा है आपको मॉड्यूल में? आप अगर मैं शेयर करके दिखाता हूँ, देखो आपको, जस्ट अ सेकंड। आपको मैं यहाँ पर शेयर भी कर देता हूँ जिससे
ये देखो मैंने आपको ये EP1 शेयर करके दिखा रहा हूं मैं, तो ये कंडक्टर एंड प्रॉपर्टी इसमें पोर्शन होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। जस्ट सेकंड नीचे आ जाते हैं। ये देखो हमारा ये BB8 चल रहा है और उसके जस्ट बाद ये देखो कंडक्टर एंड इट्स प्रॉपर्टी। ठीक, तो अब तो सबको दिख रहा होगा। तो ये जो प्रॉपर्टीज है ना, सारी आपको कॉपी पेस्ट आपकी कॉपी में लिखना है, और हम एक एक प्रॉपर्टी को यहाँ समझते जाएंगे, और एक एक प्रॉपर्टी में जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो उसका वेरिएशन हो सकता है, वो भी समझ लेंगे। ठीक है, चलो तो ये सबको क्लियर, किस चीज की बात कर रहा था मैं, सबको क्लियर ये। अब मैं ये शेयरिंग हटा रहा हूँ क्योंकि ये सब आपके पास है मॉड्यूल, तो मुझे जरूरत नहीं इसे पूरे टाइम दिखाने की, है ना, इसे शेयरिंग हटा दी मैंने। ठीक, ओके। तो अगर आप कंडक्टर एंड प्रॉपर्टी देखें तो कई सारी प्रॉपर्टी तो इसमें हम पढ़ चुके पहले, और कुछ प्रॉपर्टी ऐसी जो अपन अब पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहली प्रॉपर्टी, आप कॉपी में लिखना है आपको, तो आप शायद अभी अभी आपकी इच्छा हो तो लिख लो, अदरवाइज बाद में लिख लेना, बाद में ज्यादा बेटर रहेगा क्योंकि मैं थोड़ा सा स्पीड में लूंगा चीजें। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, कंडक्टर्स आर मटेरियल which have large number of free electrons which can move freely inside the conductor। अपन ने कई बार बात कर चुके हैं व्हाट इज कंडक्टर। तो कंडक्टर को डिफाइन ही अपन ऐसी चीज करते हैं जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, और अगर हम किसी वजह से उन्हें मूव करवाए तो मूव कर सकते हैं, है ना, दे आर फ्री टू मूव एंड दे आर फ्री टू मूव, दैट्स व्हाई उनमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, इसलिए उन्हें कंडक्टर कहा जाता है। सो कंडक्टर वर्ड ही मतलब ये होता है कि जिनमें इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं मूव करने के लिए। So conductor is a material in which electrons are free to move। ठीक है, ये अपनी बात क्लियर है ना, इस पॉइंट में किसी को कोई डाउट मुझे नहीं लगता शायद होगा। दूसरा पॉइंट, इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंडक्टर्स आर ऑलवेज इक्विपोटेंशियल सरफेस। इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंडक्टर्स आर ऑलवेज इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्यों, क्या आप बता सकते हो इसका रीजन? इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंडक्टर्स आर ऑलवेज इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, व्हाई? और मैं ये भी बोल सकता हूँ कंडक्टर पूरा वॉल्यूम ही उसका इक्विपोटेंशियल होगा, कंडक्टर का पूरा वॉल्यूम ही इक्विपोटेंशियल होगा। कोई इसको एक्सप्लेन कर सकता है? यस, निमित बता रहा है, यस, वेरी गुड, सभी बच्चे बता रहे हैं, बिल्कुल सही। कंडक्टर के अंदर कोई चार्ज अपन दे नहीं सकते, कंडक्टर में जो भी चार्ज होते हैं सरफेस पे आ जाता है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं होती है। अगर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो चार्ज विल बी फ्लोइंग, और हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक सिचुएशन की। तो इन केस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक सिचुएशन, मैंने ऊपर ही देखो यहाँ पे लिखा है कंडक्टर प्रॉपर्टी में, ये सारी प्रॉपर्टी इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशंस की है। तो इन केस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती, बिकॉज अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो चार्ज विल फ्लो, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो चार्ज विल फ्लो, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी अंदर तभी इलेक्ट्रोस्टैटिक की सिचुएशन होगी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस का आपने रिलेशन पढ़ा है, E को अपन लिख सकते हैं -dV/dr। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो। ठीक है, तो ये पॉइंट आई थिंक सबको क्लियर है, वेरी गुड। बाहर हो सकती है, सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकती है, सरफेस के जस्ट बाहर हो सकती है, ऑन द सरफेस अपन एकदम डिफाइन नहीं करते, जस्ट बाहर सरफेस पे डिफाइन करते हैं। ठीक, चलो ये पॉइंट आई थिंक सबको क्लियर है। अगला थर्ड पॉइंट क्या लिखा है देखो, चार्ज ऑलवेज रिसाइड्स ऑन आउटर सरफेस ऑफ कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर को चार्ज दोगे तो हमेशा उसकी बाहरी सरफेस पे होगा, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं। इसका रीजन भी सेम, भाई अगर अंदर तुमने चार्ज रख दिया, मान लो एक कंडक्टर है, दिस इज अ कंडक्टर, और तुमने अंदर कोई चार्ज प्लेस कर दिया यहाँ पे, इसके अंदर तो खूब सारे इलेक्ट्रॉन फ्री है जो मूव करने के लिए, तो वो सारे इलेक्ट्रॉन इस चार्ज की पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, ये सब इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, तो इलेक्ट्रॉन इसको इकट्ठा कर लेंगे चारों तरफ से घेर लेंगे इसे, है ना, जैसे पुरानी पिक्चर में होता था, पुलिस बोलती थी, वैसे सब इलेक्ट्रॉन घेर रहे हैं इसको, वो सब घेर के इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जब तक जीरो नहीं हो जाए तब तक इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ आते रहेंगे, जब तक यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं हो जाएगी यहाँ का इलेक्ट्रॉन मूव करते रहेगा उस डायरेक्शन में, और उस चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देंगे।
ये सारे इलेक्ट्रॉन चार्ज को चारों तरफ से घेर लेंगे और ऐसा लगेगा कि सरफेस पे चार्ज आ गया, बिकॉज सरफेस से इलेक्ट्रॉन अंदर चले गए, तो ये चार्ज आपको ऐसा लगेगा कि पूरी सरफेस पे आ गया। तो जब भी किसी कंडक्टर को हम चार्ज देने की कोशिश करते हैं, उसके अंदर चार्ज रख देते, तो डेफिनेटली वो फ्लो की सरफेस तक आ जाएगा। इज दिस पॉइंट क्लियर? सबको क्लियर ये पॉइंट? किसी कंडक्टर को चार्ज देंगे तो उसके आउटर सरफेस पे आ जाएगा। चलो अगला पॉइंट, अगला पॉइंट क्या है? फोर्थ, if there is a cavity inside the conductor having no charge, then charge will always reside only on the outer surface of conductor. अब क्या बात कर रही है? अब बात कर रही है कंडक्टर जिसमें कैविटी है, एक कंडक्टर की जिसमें कैविटी है। तो इस तरह से मैं शो कर रहा हूँ कंडक्टर विद कैविटी। एक्चुअली क्या है ये, आप लोगों ने जैसे कोकोनट देखा है या कोई भी यूटेंसिल जिसमें लीड हो, है ना, अगर अपने पास कोई बर्तन है जिसमें लीड है, ठीक है, जैसे कोई डब्बा, मेटल का कोई बॉक्स, बॉक्स के अंदर स्पेस होता है जिसमें अपन सामान रख सकते हैं, और बॉक्स को पैक कर दो तो बाहर से वो स्पेस दिखता नहीं है। तो ऐसे किसी कंडक्टर की बात कर रहे हैं, है ना, जैसे कि एक हमारे पास कोकोनट का शेल जैसा कुछ है, कोकोनट शेल जैसा होता है ना, वैसा कुछ है, अंदर से खोखला है, बाहर से सॉलिड दिख रहा है अपन को, तो वैसा कुछ चीज है। तो अंदर से जो खोखला पोर्शन है दैट इज कॉल्ड कैविटी। ओके, अब इस कंडक्टर को कुछ भी चार्ज दोगे, इस कंडक्टर की अब दो सरफेस है, एक तो ये आउटर सरफेस और एक कैविटी की सरफेस, दो सरफेस है। बात ये कर रहे हैं लोग कि अगर कैविटी के बीच में कोई चार्ज नहीं रखा, किसी ने यहाँ कोई चार्ज नहीं रखा है, तो जो भी इस कंडक्टर को चार्ज दिया जाएगा वो केवल आउटर सरफेस पे आएगा। जो भी इस कंडक्टर को चार्ज दिया जाएगा वो केवल आउटर सरफेस पे आएगा। When a conductor with cavity has no charge within cavity, कैविटी के अंदर कुछ रखा नहीं आपने चार्ज, तो इसको जो भी चार्ज दिया जाएगा वो सिर्फ आउटर सरफेस पे होगा। ये पॉइंट लिखा है। क्यों ऐसा क्यों होगा, अब ये समझते हैं। आप एक गॉसियन सरफेस बना सकते हो इस कैविटी को इनक्लोज करती हुई, एक गॉसियन सरफेस बना सकते हो इस कैविटी को इनक्लोज करते हुए, एक गॉसियन सरफेस बना सकते हो इस कैविटी को इनक्लोज करते हुए, और एक गॉसियन सरफेस पूरी तरह से मेटल के अंदर है। दिख रहा है आपको? मेटल के अंदर हमने एक गॉसियन सरफेस बनाई विद इन मेटल, कंडक्टर के अंदर, ठीक। इस गॉसियन सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पे देखे, इस गॉसियन सरफेस के किसी भी पॉइंट पे देखे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या दिखना चाहिए? गॉसियन सरफेस जो बनाई है मैंने उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पे देखे तो क्या दिखना चाहिए? जीरो दिखना चाहिए। बहुत बढ़िया। क्यों? क्योंकि ये पूरी तरह से कंडक्टर के अंदर है, पूरी तरह से मेटल के अंदर है। अगर इससे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो दिख रही है तो इससे पास करने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी जीरो होना चाहिए। बाय दिस गॉसियन सरफेस फ्लक्स टोटल should be charge enclosed by epsilon naught, but electric field zero है, as electric field inside metal is zero, तो फ्लक्स डेफिनेटली जीरो होगा, बिकॉज फ्लक्स डिफाइन करते हैं इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट एरिया वेक्टर पूरे कंडक्टर की पूरी गॉसियन सरफेस के लिए, तो जीरो आ जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो है, तो ये फ्लक्स तो जीरो होना चाहिए, इसका मतलब चार्ज इनक्लोज जीरो है। दिस implies that charge enclosed should be zero। तो जब कैविटी के अंदर टोटल चार्ज जीरो है, तुमने बीच में कोई चार्ज रखा नहीं, तो ये इनर सरफेस जो होगी ना कैविटी की सरफेस, इस पे भी कोई चार्ज होना नहीं चाहिए। जब तक अंदर कोई चार्ज रखो नहीं तब तक इस सरफेस पे चार्ज नहीं आना चाहिए। तो यहां से प्रूव हो रहा है कि इस सरफेस पे चार्ज विल बी जीरो। व्हाटएवर चार्ज इज गिवन टू द कंडक्टर इट विल रिसाइड ऑन द आउटर सरफेस, उसकी कैविटी के सरफेस पे कोई चार्ज नहीं जाएगा। बात समझ आई? यस, है ना। अच्छा, इसमें ये भी समझ में आ रहा होगा आपको कि अगर मैं यहाँ पे कोई चार्ज रख दूं तो चीजें बदल जाएगी, मैं अगर बीच में कोई चार्ज प्लेस कर दूं तो पूरा गेम बदल जाएगा, है ना। मान लो मैंने यहाँ पर कुछ चार्ज रख दिया है, मान लो मैंने यहाँ पे कुछ स्मॉल 1+1 कूलम का चार्ज रख दिया, एकदम कंडक्टर की कैविटी में जाके +1 कूलम का चार्ज रख दिया, ठीक है, बिना टच करे हुए किसी भी जगह पे, एकदम सेंटर पे कहीं पर रखा हुआ है। अब बताओ, अब इनर सरफेस पे चार्ज जीरो होना चाहिए क्या? नो, यस, है ना। अब आंसर आएगा नहीं, अब होना चाहिए इस सरफेस पे -1 कूलम का चार्ज, जिससे टोटल इनक्लोज चार्ज जीरो हो जाए। अब अगर आप देखोगे तो इस कैविटी की सरफेस पे चार्ज होगा
एंड दैट शुड बी एग्जैक्टली -1 कूलम। यहाँ पर एग्जैक्टली चार्ज जो होना चाहिए वो -1 कूलम ही होना चाहिए, तभी तो +1 और -1 मिलके 0 चार्ज हो जाएगा मेरे इस गॉसियन सरफेस पे। Okay. चलो, so whenever a conductor is having a cavity and a charge is given to conductor, cavity के अंदर कोई चार्ज नहीं है, in this situation charge given should be on the outer surface। ये चीज समझ में आई हमको। चलो, सबको अच्छे से क्लियर? इस पॉइंट में किसी को कोई भी दिक्कत? अब कोई भी दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया। तो ये हमारा पॉइंट हो गया 4th नंबर का, है ना। अब आगे बढ़ते हैं 5th नंबर का पॉइंट। Electric field is always perpendicular to conducting surface। Electric field is always perpendicular to surface of conductor। क्या ये चीज समझ में आ रही है? तो हम तो पहले भी लिख चुके हैं, बिकॉज कंडक्टर इज इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो उसकी सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर ही होगी, है ना। कंडक्टर एक इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है, तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के परपेंडिकुलर ही होना चाहिए। ठीक है, इसमें किसी को मुझे लगता नहीं है कि शायद कोई डाउट होगा। चलो फिर नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाता हूं मैं। अगला पॉइंट लिखा है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स नेवर एंटर्स द कंडक्टर। कंडक्टर के अंदर कभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स नहीं दिखाते, वो अंदर नहीं जाती। कोई बता सकता है रीजन जल्दी से? ये पढ़ा हुआ है अपना पॉइंट, इसका रीजन कोई बता सकता है? यस, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं होती है। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं होती। जब इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है तो काय की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वहीं बनाएंगे जहां इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रेजेंट। तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ही 0 होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाने का कोई सेंस ही नहीं होगा। ठीक है, बिल्कुल सही बात। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 7। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नियर द कंडक्टिंग सरफेस इज गिवन बाय सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स एन कैप। सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स एन कैप। क्या कहना चाह रहे हो वो कि कंडक्टर के सरफेस के आसपास देखिए, अगर मेरे पास एक डाउट आया है, सर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या इलेक्ट्रोडायनेमिक सिचुएशन में भी परपेंडिकुलर होगी? इलेक्ट्रोडायनेमिक मतलब जहां पे चार्ज फ्लो कर रहा है, वैसी सिचुएशन में ऑफकोर्स अपन बात ही नहीं कर रहे हैं, हम तो बात सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तो सरफेस के परपेंडिकुलर है। अभी मैं इतना ही सेंटेंस कहूंगा, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स मतलब कि जहां चार्ज फ्लो भी कर रहा हो तो वो सिचुएशन बदल सकती है। ठीक है ना। अभी तो मैं सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात कर रहा हूँ, बाकी मैं कुछ बात नहीं कर रहा। क्लियर? चलो अब अपन अगले पॉइंट पे आ जाते हैं। तो अगला पॉइंट लिखा था कि कंडक्टर की सरफेस के पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होती है। इसको अपन प्रूव कर सकते हैं बहुत आसानी से। देखो ये कंडक्टर था, यहाँ पर एक है ना, एक सिलेंडर जैसा इमेजिन करो। इमेजिन अ सिलेंडर, इमेजिन अ सिलेंडर क्या, ठीक है, एक सिलेंडर यहाँ पे इमेजिन करो। इस सिलेंडर में अगर देखें हम, तो यहाँ कंडक्टर की सरफेस के पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वही इससे पास करेगी। एकदम छोटा सा सिलेंडर बनाया है एकदम सरफेस के पास में, तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड वही पास करेगी जो सरफेस के क्लोज होगी। और सरफेस की क्लोज इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस से परपेंडिकुलर होती है, हमने अभी बात कर ली थी। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी परपेंडिकुलर टू सरफेस। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स केवल इस सरफेस से आएगा, इस एरिया से आएगा, एस से। और सिलेंडर के जो पीछे वाली प्लेन एरिया होगा उससे प्लस 0 हो जाना चाहिए, बिकॉज अंदर इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, यहाँ इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर एक सिलेंडर कंसीडर करा है। ये सिलेंडर मैं यहाँ साइड में दिखा रहा हूँ आपको। ये सिलेंडर में से इसका कुछ पोर्शन बाहर है कंडक्टर के, कुछ अंदर है। तो कंडक्टर के जो बाहर पोर्शन है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के बिल्कुल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इस तरह से, और अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। अब इससे अपन फ्लक्स देखे, मान लो इस एरिया से अगर फ्लक्स निकाले तो वो जाएगा E इंटू एस। ठीक है, और बाकी कर्व्ड एरिया से 0 फ्लक्स होगा, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू सरफेस। और पीछे से तो यहाँ से फ्लक्स 0 ही होना चाहिए, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। तो दिस शुड बी द टोटल फ्लक्स, दिस शुड बी द टोटल फ्लक्स, है ना। एंड टोटल फ्लक्स शुड बी चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ अगर मैं एरिया एस कंसीडर कर रहा हूँ, तो अगर आप सरफेस कंडक्टर की सरफेस का देखोगे तो वो भी तो एस एरिया ही आएगा यहाँ पे। और यहाँ अगर चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो दिस शुड बी सिग्मा इनटू एस बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर कंडक्टर की सरफेस यहाँ पे एस एरिया कंटेन करती है, कंडक्टर की सरफेस का एस एरिया यहाँ पे, तो सिग्मा इनटू एस, दिस शुड बी चार्ज, चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट, दिस शुड बी फ्लक्स। सही बात है क्या?
सिग्मा इनटू एस, दिस शुड बी चार्ज, जो है अंदर आ रहा है ना। इस एरिया का प्रोजेक्शन यहाँ पे ऐसी होगा, एस एरिया में कितना चार्ज होगा, यहाँ की अगर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है तो सिग्मा इनटू एस, तो ये चार्ज इंक्लूड सिग्मा एस बाय एप्सिलॉन नॉट होना चाहिए। देखो एस से कैंसिल हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ रही है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। हमने शायद पहले भी बात करी थी, कंडक्टर की सरफेस पे बस बहुत क्लोज देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर हो रहा है? वेरी क्लोज टू सरफेस ऑफ कंडक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक, बहुत बढ़िया। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी ना वो अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग हो सकती है, ये याद रखना। जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस लोकेशन पे, जरूरी नहीं कि यहाँ भी वही हो, ये पूरी सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जरूरी नहीं कि एक जैसा हो। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है अलग हो, यहाँ अलग हो, यहाँ अलग हो, हर तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के परपेंडिकुलर होगी, और जो उस लोकेशन पे सिग्मा की वैल्यू है उस पे डिपेंड करेगी। यहाँ जो सिग्मा है उतनी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, यहाँ का सिग्मा अलग हो सकता है, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ई डैश सिग्मा डैश बाय एप्सिलॉन नॉट हो जाएगी। ठीक है, ओवर द सरफेस ऑफ कंडक्टर अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग चार्ज डेंसिटी प्रेजेंट हो सकती है। सिग्मा इज चार्ज पर यूनिट एरिया, तो वो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। दैट्स व्हाई डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग हो सकती है। क्या अच्छे से क्लियर हो रहा है? यस, ओके, वेरी गुड। चलो, तो हमने पढ़ लिया अच्छे से, कंडक्टर की सरफेस के पास इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक, अगला पॉइंट आ जाते हैं फिर अपन। चलो, उसके बाद नेक्स्ट आ रहा है 8 नंबर का पॉइंट। व्हेन अ कंडक्टर इज ग्राउंडेड इट्स पोटेंशियल बिकम जीरो। व्हेन अ कंडक्टर इज ग्राउंडेड इट्स पोटेंशियल बिकम जीरो। किसी कंडक्टर को ग्राउंडेड करने का मतलब क्या होता है? उसे ग्राउंड से कनेक्ट करना, अर्थ से कनेक्ट करना, अर्थ से कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर देना। एंड अर्थ इज सो बिग कि उस पर थोड़ा चार्ज दे दो या थोड़ा चार्ज ले लो, कोई उसके पोटेंशियल में फर्क नहीं पड़ता। अर्थ पे थोड़ा चार्ज दे दो या थोड़ा चार्ज ले लो, तो उसके अंदर जो चार्ज है उसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। इट्स लाइक कि आपने एक बड़े से सी में से एक लोटा पानी निकाल लिया, तो वैसे कुछ केस अर्थ के साथ हो जाएगा। ठीक है, तो अर्थ को कोई फर्क नहीं पड़ता थोड़ा चार्ज देने या थोड़ा चार्ज लेने से, तो उसका पोटेंशियल भी कांस्टेंट है, एंड दैट पोटेंशियल इज अज्यूम टू बी जीरो। हम अर्थ का पोटेंशियल मान के चलते जीरो, हम अर्थ का पोटेंशियल मान के चलते जीरो, तो अर्थ का पोटेंशियल जीरो, उससे कुछ कनेक्ट कर दिया तो उसका पोटेंशियल भी जीरो, अर्थ से कुछ कनेक्ट कर दिया तो उसका पोटेंशियल भी जीरो। क्या क्लियर हो चुका है? If anything is connected, any conducting object is connected to earth, the potential of that conducting object will become zero. चलो, ये सबको क्लियर है? अच्छा, अगला पॉइंट, 9th नंबर का पॉइंट। और इस पॉइंट को जब आप लिखोगे तो उसमें एक चीज को थोड़ा स्ट्रेस देके लिखना। देखो, व्हेन आइसोलेटेड कंडक्टर, आइसोलेटेड शब्द जो है, वर्ड जो है, उसको हाईलाइट करना, उसको स्ट्रेस देना। ठीक है, व्हेन एन आइसोलेटेड कंडक्टर इज ग्राउंडेड, व्हेन एन आइसोलेटेड कंडक्टर इज ग्राउंडेड, आइसोलेटेड का मतलब क्या होता है? जिसके आसपास वो कुछ भी नहीं है, वो अकेला प्रेजेंट है वहां पे। ठीक है, व्हेन इट इज ग्राउंडेड देन इट्स चार्ज बिकम जीरो। इस पॉइंट में बच्चों से बहुत गलतियां हो जाती है। बच्चे हर किसी कंडक्टर को ग्राउंड करने से मान लेते हैं कि उसका चार्ज जीरो हो गया, बट दैट इज नॉट द केस। जब एक आइसोलेटेड कंडक्टर को ग्राउंड करो तो उसका चार्ज जीरो होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मान लो मेरे पास एक स्फीयर है, कंडक्टिंग स्फीयर। स्फीयर का पोटेंशियल लिखते हमको अच्छे से आता है, इसलिए मैं स्फीयर लेके चल रहा हूं एग्जाम्पल के। ठीक है, मेरे पास एक कंडक्टिंग स्फीयर है, दिस इज अ कंडक्टिंग स्फीयर। इसको मैंने कनेक्ट करा ग्राउंड से, ये होता है सिंबल ग्राउंडिंग करने का। ठीक है, इस तरह से अपन ग्राउंडिंग का सिंबल बनाते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ स्विच था, उसको स्विच को ऑन कर दिया। ठीक है, अब स्विच ऑन करने के बाद इसका पोटेंशियल होना चाहिए जीरो। अगर इसकी सरफेस पे कुछ चार्ज है तो उसके सेंटर का पोटेंशियल आप लिख सकते हो के क्यू अपॉन जो भी इसकी रेडियस है ना, और ये होना चाहिए जीरो, क्योंकि इसे ग्राउंड से जोड़ रखा है। ग्राउंड का पोटेंशियल जीरो होता है, वीजी जीरो, ग्राउंड का पोटेंशियल जीरो होता है, तो के क्यू बाय ए शुड बी जीरो, दिस इंप्लाइज दैट क्यू शुड बी जीरो। अगर किसी कंडक्टर को ग्राउंड करा है तो कंडक्टर का चार्ज होना चाहिए जीरो, अगर वो आइसोलेटेड है। ये बात समझ में आ गई? ये पॉइंट सबको क्लियर? चलो, बहुत बढ़िया, सबको क्लियर हो रहा है ना?
अगला पॉइंट, अब इसमें लिखा नहीं है, मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज बता रहा हूँ यहाँ पर। वो मान लो कंडक्टर आइसोलेटेड नहीं होता, मान लो ये कंडक्टिंग स्फीयर था, यहाँ पे अपन ग्राउंड करने वाले थे, यहाँ पर अपन ग्राउंड करने वाले थे, और यहाँ पर मैंने एक प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। ये वही कंडक्टिंग स्फीयर है, यहाँ पर ग्राउंड से अपन इसको जोड़ने वाले हैं, और मैंने वहां प्लस क्यू चार्ज रखा है। अब मैं अगर इसे ग्राउंड से जोड़ दूंगा तो बता सकते हो क्या इस पे चार्ज 0 होगा क्या? अभी ग्राउंड से जोड़ने के बाद नो। यस कशिश बिल्कुल सही। ऋत्विक नो, वेरी गुड। एक्सप्लेन करेगा क्यों नो बोल रहे हो आप? आप सब बच्चे बोल रहे हैं अब इस पे चार्ज 0 नहीं होगा, क्यों? रीजन क्या है इसका? सर वो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोज करने के लिए कंडक्टर पे भी कोई चार्ज रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोज करना ठीक है, थोड़ा और कुछ अच्छे से बोलेंगे। बात बोल रहा हूँ चार्ज का इन्फ्लुएंस होगा। कशिश पोलराइजेशन, पोलराइजेशन कंडक्टर में यूज नहीं करते बेटा अपन। अनन्या बोल रही प्लस क्यू के कारण कुछ चार्ज रहेगा, कैसे? अथर बोल रहा है इंड्यूस नेगेटिव चार्ज, इंडक्शन। देखो इंडक्शन बेसिकली, इंडक्शन यहाँ से समझा सकते हैं अपन, इसको इंडक्शन से नहीं समझाएंगे। इंडक्शन में क्या होता है वो यहाँ से समझाएंगे। देखो ध्यान से, ड्यू टू अ पॉजिटिव चार्ज, अगर मैं यहाँ पर देखूं इसके सेंटर पे, कंडक्टर के सेंटर पे, मान लो ये कंडक्टर के सेंटर से स्मॉलर डिस्टेंस पे था, कंडक्टर की रेडियस a थी, कंडक्टर के सेंटर पे देखिए अपन, तो ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज देयर विल बी अ प्लस पोटेंशियल एट सी पॉइंट। देखिए अगर अपन k प्लस क्यू बाय आर, ये इस चार्ज की वजह से यहाँ पोटेंशियल होगा, ठीक है। और इस कंडक्टर पे कुछ चार्ज आ गया तो उसकी वजह से पोटेंशियल, मुझे नहीं पता कितना आया, उसकी वजह से पोटेंशियल होगा k क्यू बाय a। अगर कंडक्टर पे चार्ज q है तो कंडक्टर के चार्ज की वजह से सेंटर का पोटेंशियल होगा k क्यू बाय a, एंड सेंटर पे पोटेंशियल इस प्लस क्यू की वजह से होगा। ये डिस्टेंस अगर r है तो पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल हम आसानी से लिख सकते हैं k क्यू बाय r। और ग्राउंडिंग कर दी तो नेट पोटेंशियल होना चाहिए 0। ग्राउंडिंग कर दी तो कंडक्टर का पोटेंशियल 0, उसके अंदर के हर पॉइंट का पोटेंशियल 0। क्या बात समझ में आ रही? मैंने कंडक्टर के स्फीयर के सेंटर का पोटेंशियल लिखा, बिकॉज स्फीयर इज कनेक्टेड टू ग्राउंड, तो अंदर हर पॉइंट का पोटेंशियल 0 होना चाहिए, तो मैंने सेंटर का पोटेंशियल भी 0 कर दिया, है ना। तो अब देखो इससे क्या होगा, स्मॉल q इज माइनस a बाय r इंटू कैपिटल Q। स्मॉल q इज माइनस a बाय r इंटू कैपिटल Q। आ रहा है ये? स्मॉल q इज माइनस a बाय r इंटू कैपिटल Q। तो इस स्फीयर का चार्ज नेगेटिव होना चाहिए टू मेक पोटेंशियल एट द सेंटर टू बी 0। इसके सेंटर का पोटेंशियल 0 करने के लिए इतना चार्ज होना ही चाहिए इस पे, एंड इन टर्न अपन बोल सकते हैं कि इतना चार्ज इस स्फीयर पे होना ही चाहिए। तो किसी भी कंडक्टर स्फीयर पे अगर उसको कनेक्ट करे ग्राउंड से, अगर उसके आसपास पॉजिटिव चार्जेस थे तो इस पे नेगेटिव चार्ज बचना चाहिए टू मेक इट्स नेट पोटेंशियल 0। उसका नेट पोटेंशियल 0 होनी चाहिए, उस पर नेगेटिव चार्ज होना चाहिए ताकि नेट पोटेंशियल 0 हो जाए। क्लियर हुई बात, है ना? चलो मेरे पास एक डाउट हो रहा है, सर 3/2 k क्यू बाय a होना चाहिए ना सेंटर पे पोटेंशियल। अरे 3/2 k क्यू बाय कब बोलते हैं? जब अपने पास यूनिफॉर्म चार्ज स्फीयर होता है, उसमें पूरे वॉल्यूम में चार्ज होता है और वो नॉन कंडक्टिंग होता है। ये तो कंडक्टर की बात चल रही है, कंडक्टर की तो सरफेस पे चार्ज होता है, और उसकी सरफेस के चार्ज की वजह से सेंटर का पोटेंशियल तो यही लिखूंगा ना, k स्मॉल क्यू बाय। क्लियर? यस ओके, बहुत बढ़िया। चलो तो ये अपन ने ये भी समझ लिया कि कंडक्टर के आसपास जो चार्जेस होते हैं उनकी वजह से जो उसका पोटेंशियल है उसको 0 करने के लिए ग्राउंड उसको कुछ चार्ज दे देती है ना। तो ये पॉइंट भी साइड में लिख लो कि आइसोलेटेड कंडक्टर नहीं हो तो क्या होगा, ये लिख लो साइड में, ये पॉइंट लिख लीजिए। हाँ मतलब ये कि नेट में 0 पोटेंशियल होना चाहिए। टोटल नेट पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इनसाइड कंडक्टर शुड बी 0 अगर उसे ग्राउंड कराए। एक ग्राउंडेड कंडक्टर का नेट पोटेंशियल शुड बी 0। यस, पोटेंशियल इज ऑलवेज नेट क्वांटिटी। पोटेंशियल ऐसा नहीं होता कि किसी एक का दूसरे का डिफाइन करते हैं, पोटेंशियल हमेशा सिस्टम का पोटेंशियल होता है, ठीक है। चलो ओके, आई थिंक ये पॉइंट सबको क्लियर है। अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर ये क्या है, 10th। when two conductors are connected there will be charge flow till their potential become equal।
दो कंडक्टरों को कनेक्ट कर दिया अगर अपन ने, तो उनके बीच में चार्ज फ्लो होगा जब तक उनका पोटेंशियल बराबर नहीं हो जाए। When two conductors are connected, there will be charge flow between them till their potentials become equal. अगर मेरे पास दो कंडक्टर है, उनको एक वायर के थ्रू मैं कनेक्ट कर रहा हूं, ठीक है, इस दोनों पे चार्जेस थे Q1 और Q2। पहले कनेक्ट नहीं करा था तब चार्जेस Q1 Q2 थे, तब पोटेंशियल मान लो इसका V1 था, इसका V2 था, अलग अलग पोटेंशियल थे। बाद में इनको मैंने कनेक्ट कर दिया, ये स्विच ऑन कर दिया, तो आफ्टर स्विचिंग ऑन द सर्किट द चार्जेस ऑन दिस कंडक्टर्स विल चेंज सो दैट पोटेंशियल बिकम इक्वल। इस तरह से चेंज हो गया चार्ज की पोटेंशियल इक्वल हो गया। अगर इनको कनेक्ट करते हैं तो इनका चार्ज चेंज हो जाएगा, इनमें कुछ चार्ज का फ्लो होगा और फ्लो होके इतना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा एक दूसरे पे कि दोनों का पोटेंशियल इक्वल हो जाए, क्योंकि इन्हें कनेक्ट करा है। जब तक इनके पोटेंशियल इक्वल नहीं होंगे, इस वायर में पोटेंशियल ड्रॉप है, पोटेंशियल ड्रॉप है, पोटेंशियल ड्रॉप है तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो देयर विल बी फ्लो ऑफ करंट। अगर हम इनको कनेक्ट करें, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस है तो वायर में पोटेंशियल ड्रॉप है, पोटेंशियल ड्रॉप है तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है तो चार्ज विल फ्लो एंड चार्ज विल ट्राई टू मेक पोटेंशियल इक्वल। तो इनके बीच में फ्लो चार्ज इतना होगा कि पोटेंशियल इक्वल हो जाए। क्या ये क्लियर हो रहा है? क्या ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो रहा है? यस। फिर बच्चों के दिमाग में डाउट आता है कि यार बाद में कितना कितना चार्ज आएगा, दोनों पे चार्ज कितना कितना आएगा। देखो एक चीज तो चार्ज कंजर्वेशन से ये पक्का है कि बाद का टोटल चार्ज शुरू का जितना टोटल चार्ज था उसके बराबर होना चाहिए। ये चीज तो कंफर्म है कि बाद का टोटल चार्ज शुड इक्वल टू स्टार्टिंग का टोटल चार्ज ड्यू टू चार्ज इज कंजर्व्ड, है ना, ये पॉइंट तो कंफर्म है हमेशा। फिर पोटेंशियल इक्वल है, हम आगे जाके पढ़ेंगे कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है कैपेसिटी, और हम पढ़ेंगे Q इक्वल टू CV, ठीक है। तो इसका चार्ज होगा Q1 शुड बी C1V और दूसरे का चार्ज होगा Q2 इक्वल टू C2V। B इनका पोटेंशियल है और C इनकी कैपेसिटी है। C क्या है? कैपेसिटी। C इज कैपेसिटी। हम पढ़ेंगे इसे बाद में, अभी इसके बारे में ज्यादा ध्यान नहीं देना है, अगला हमारा चैप्टर होगा ये बाद में, वहां सब अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो कितना कितना किस पर चार्ज आएगा, इट डिपेंड्स ऑन देयर कैपेसिटी, उनकी कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। जिसकी कैपेसिटी ज्यादा उस पर चार्ज ज्यादा, जिसकी कैपेसिटी कम उस पर चार्ज कम। इस तरह से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा कि पोटेंशियल इक्वल होगा और कैपेसिटी के रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। आ रहा है समझ में बात? इज दिस पॉइंट क्लियर? ओके। और अगर ये बिल्कुल आइडेंटिकल शेप के होते, आइडेंटिकल होते, एग्जैक्ट आइडेंटिकल होते, तो कैपेसिटी इक्वल होती तो इक्वल इक्वल चार्ज आता। एकदम आइडेंटिकल रेडियस होती, स्फीयर जैसे होते मान लो, आइडेंटिकल रेडियस होती तो इक्वल चार्ज आता, ठीक है। तो कैपेसिटी क्या होती है बाद में देखेंगे, तब समझ जाएंगे ज्यादा चीजें, है ना। अब मेरे पास एक डाउट है, वो कैपेसिटी वाला नहीं आया, तो कैपेसिटी का मैंने कुछ समझाया ही नहीं आपको, तो मतलब आएगा भी कैसे कुछ। बस इसका याद रखना है कि देयर इज अ प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर कॉल्ड कैपेसिटी एंड द चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज कैपेसिटी इनटू पोटेंशियल। किसी कंडक्टर का चार्ज जो होता है वो कैपेसिटी इनटू पोटेंशियल होता है, ये बाद में पढ़ लेंगे अच्छे से अपन। व्हेन टू कंडक्टर्स आर कनेक्टेड द चार्ज ऑन देम रीडिस्ट्रीब्यूट सच दैट द पोटेंशियल इज नाउ कॉमन and the charge have ratio C1 C2, चार्ज का वही रेशियो होगा जो कैपेसिटी का रेशियो होगा। इस तरह से याद रखना है ना। नेक्स्ट चैप्टर है वो, अगला चैप्टर है, तो वहां ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक। कैपेसिटी कोई प्रॉपर्टी होती है कंडक्टर्स की, उसके रेशियो में यहाँ चार्ज डिवाइड होता है। फिलहाल बस इतना याद रखो। इज इट क्लियर कशिश? या इसमें कुछ आपको डाउट हो तो पूछ सकते हो आप। चलो क्लियर है लगता है, ओके वेरी गुड, है ना। अब आखिरी पॉइंट और बचा है कंडक्टर की प्रॉपर्टी का, वो देख लेते हैं अपन। नेक्स्ट पॉइंट और बचा है वो देख लेते हैं अपन। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, नेक्स्ट लिखा है इलेक्ट्रिक प्रेशर या इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। कई किताबों में इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर लिखा रहता है, मुझे भी वही बोलने की आदत है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। इलेक्ट्रिक प्रेशर और इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर एट द सरफेस ऑफ कंडक्टर इज गिवन बाय सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, where sigma is the local surface charge density। क्या कहना चाह रहे हैं वो लोग, पहले तो ये समझो कि कहना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। मान लो
मेरे पास कोई कंडक्टर है, ये कोई कंडक्टर जिसको चार्ज दिया हुआ है, इस पे चार्ज है, वो चार्ज इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है ना वो इस तरह से होता है कि हर तरफ पोटेंशियल एक जैसा हो जाए। तो एक रफ आइडिया अगर कुछ दूं मैं, बाद में अपन शायद देखेंगे, बाद में देखेंगे इस पॉइंट को, अभी बता देता हूँ थोड़ा सा। जहां पे थोड़ा सा शार्प कॉर्नर होता है ना, जहां पर शार्प कॉर्नर होता है वहां पे चार्ज ज्यादा होता है। शार्प कॉर्नर पे चार्ज ज्यादा होता है, क्योंकि अपन अगर स्फीयर जैसा मान ले कंडक्टर को, तो उसकी सरफेस का पोटेंशियल वो अपन लिखते हैं k/r। तो एक तरह से इसको अपन ये भी लिख सकते हैं, v इक्वल टू k को लिख दिया 1/4πε0, q को लिख देंगे अपन चार्ज टोटल, जो टोटल जो चार्ज है उसको अपन लिख सकते हैं सिग्मा इंटू एरिया ऑफ कंडक्टर, सिग्मा इंटू 4πr² अपॉन रेडियस। तो v जो हो जाएगा एक तरह से वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा सिग्मा इंटू आर के, और v हर जगह सेम होता है तो सिग्मा आर के इनवर्स रिलेशन में होगा, है ना। ये पॉइंट अपन बाद में भी देखेंगे, मैंने अभी थोड़ा सा बता दिया इसको कि कंडक्टर पे चार्ज इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड होता है कि रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल सिग्मा। जहां रेडियस कम वहां चार्ज डेंसिटी ज्यादा, जहां रेडियस ज्यादा वहां चार्ज डेंसिटी कम। ठीक है, ये हल्का फुल्का आइडिया दिया, इसको अपन बाद में देखेंगे, अभी टेंशन मत लो इसकी। तो हर जगह इक्वल चार्ज नहीं होता है, चार्ज अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ये पॉइंट बात करिए अपन ने। ठीक, अब इसको चार्ज दिया देखो कंडक्टर को, तो हर जगह का चार्ज बाकी चार्ज पे फोर्स लगाएगा ना। मैं किसी एक लोकेशन का चार्ज देखूं तो इसकी वजह से बाकी सब पर फोर्स होगा ना। भाई चार्जेस रिपेल ईच अदर, अगर लाइक चार्जेस है तो अनइक्वल होंगे, मान लो यहाँ प्लस या माइनस है तो अट्रैक्ट हो रहा होगा, कुछ तो फोर्स होगा इनके बीच में। सही बात है क्या? कंडक्टर की सरफेस पे चार्ज है, दिस चार्जेस विल ट्राई टू रिपेल और अट्रैक्ट ईच अदर। लाइक चार्जेस है तो रिपेल ही करे होंगे फिलहाल तो। सही बात है क्या? है ना। चलो, ड्यू टू दैट रिपल्शन इस चार्ज को फोर्स फील हो रहा होगा रिपल्शन की वजह से बाहर की तरफ, रिपल्शन की वजह से बाहर की तरफ। तो इस चार्ज को बाहर की तरफ एक फोर्स फील होता है, और उस फोर्स की वजह से प्रेशर फील करता है। उस प्रेशर जो यहाँ पे फोर्स लग रहा है डिवाइड बाय छोटा सा जो भी वहां का एरिया होगा, उसकी वैल्यू आती है सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर अगर चार्ज डेंसिटी सिग्मा है तो सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, किसी कंडक्टर को चार्ज दो तो सारे सरफेस के चार्ज एक दूसरे को रिपेल कर रहे होते हैं, और उस रिपल्शन की वजह से ये सब जगह पर अपन को बाहर की तरफ एक फोर्स फील होता है ड्यू टू अदर चार्जेस, एंड दैट फोर्स बाय छोटा सा एरिया वहां का कर दो तो वो अपना पास आ जाता है सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। मतलब सरफेस पे जितने भी चार्जेस है ना, वहां की जो चार्ज डेंसिटी है उस चार्ज डेंसिटी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल वहां पे एक प्रेशर फील करते हैं। यस, और यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात चली नहीं रही यहाँ पर, मैंने तो एक नॉन यूनिफॉर्म कंडक्टर बनाया है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है इसकी अभी मैंने कुछ बात नहीं करी। ठीक, यस कशिश, हाँ आप एक तरह से सही सोच रहे हो कि अगर स्फीयर होगा तो स्फीयर पे इसीलिए यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। बिल्कुल सही, आप थोड़ा सही सोच रहे हो। चलो ओके, क्या ये पॉइंट सबको क्लियर? सभी बच्चे मुझे बोल रहे हैं यस। ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो हमने जितने भी कंडक्टर की प्रॉपर्टी के पॉइंट थे वो सब कवर कर लिए है ना। अब इनको हटाते हैं अपन, और नई जो चीज अपन को समझना है वो देखते हैं प्लेट थ्योरी। एक तरह से लिख लो प्लेट थ्योरी। बेसिकली हम कुछ चीजें पढ़ेंगे जो प्लेट से रिलेटेड है, कंडक्टिंग प्लेट से। तो आप इसे कुछ स्टैंडर्ड नाम नहीं होता प्लेट थ्योरी, ये तो मैं लिखा रहा हूँ। इन सारी चीजों को एक हेडिंग देने के लिए प्लेट थ्योरी जैसा कुछ लिख लो। तो हम ऐसे सिचुएशन देखेंगे जहाँ कंडक्टिंग प्लेट पे क्या होता है ये सब बात करने वाले। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग लिख लो प्लेट थ्योरी। अब पहला पॉइंट लिखो, देखो अगर आप मॉड्यूल है पास में तो इलस्ट्रेशन 64 देखो, जस्ट कंडक्टिंग सरफेसेस की प्रॉपर्टी के नीचे देखो क्या लिखा है। इलस्ट्रेशन 64 देखा है? इलस्ट्रेशन 64 क्या लिखा है? जस्ट अपनी प्रॉपर्टी खत्म हुई उसके नीचे देखो क्या लिखा है। देखो
प्रूव दैट इफ एन आइसोलेटेड large conducting sheet is given a charge, then charge distribution is equally on its two surface. मेरे पास एक आइसोलेटेड को हाईलाइट कर देना, आइसोलेटेड को हाईलाइट कर लेना, ठीक है। मेरे पास एक आइसोलेटेड लार्ज प्लेट है, मेरे पास एक आइसोलेटेड लार्ज प्लेट है, दिस इज अ प्लेट कंडक्टिंग है, ये दिस इज अ कंडक्टिंग प्लेट, ये बहुत बड़ी है, ठीक है, बहुत बड़ी सी एक प्लेट है हमारे पास। प्लेट की आगे और पीछे दो सरफेस होगी, आगे और पीछे दो सरफेस होगी। अगर इसको साइड व्यू दिखाऊं मैं तो ज्यादा अच्छे से दिखता है वो आगे और पीछे की सरफेसेस, ठीक है। ये इधर की सरफेस है, इधर की सरफेस। अब कोई इसको कुछ चार्ज दे अगर, तो वो चार्ज आधा आधा इक्वल दोनों तरफ डिस्ट्रीब्यूट होगा। यहाँ पर चार्ज होगा Q/2 और यहाँ पर चार्ज होगा Q/2। ये पॉइंट लिखा है। क्या ऐसा कभी पढ़ा था अपन? क्या ये पॉइंट हमने पढ़ा है पहले? हाँ, ये तो हमारा पढ़ा हुआ है पॉइंट, बिल्कुल सही, कल ही देखा था अपन ने, ठीक है, नेक्स्ट पिछली क्लास में देखा था। तो इस चीज को प्रूव करना चाह रहे वो लोग, वो बोल रहे हैं कि प्रूव दैट इफ एन आइसोलेटेड लार्ज कंडक्टिंग शीट इज गिवन अ चार्ज, देन चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली ऑन द टू सरफेस। तो जल्दी से बताओ कैसे प्रूव करें, आपने तो पढ़ा हुआ है ये, कैसे प्रूव करें बताओ जल्दी से। क्या करते हैं यहाँ पर अपन, कैसे प्रूव करें इसे? कोई माइक ऑन करके बता सकते तो माइक ऑन करके बता दो। अंदर जीरो होना चाहिए, यस। इनसाइड कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होना चाहिए, इनसाइड कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होना चाहिए। अगर मैं कंडक्टर के अंदर देखूं, इस पॉइंट पे देखूं, इसको थोड़ा बड़ा करके देखते हैं अपन, है ना, इसको अपन एक्सपांड करके देखते हैं। तो एक्सपांड करके देखा, वो रेड डॉट बीच का पॉइंट ये दिख रहा है, ठीक है। इधर बाहर सरफेस पे कुछ चार्ज है, उधर बाहर सरफेस पे कुछ चार्ज है। इस इधर के चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड उस डायरेक्शन में आएगी, वहां के चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगी। मान लो यहाँ पे चार्ज डेंसिटी σ1 थी, यहाँ पे चार्ज डेंसिटी σ2 है, तो σ1 की वजह से इधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी σ1/2 एप्सिलॉन नॉट, σ2 की वजह से इधर होगी σ2/2 एप्सिलॉन नॉट। नेट होनी चाहिए जीरो, बिकॉज ये अंदर कंडक्टर के अंदर का पॉइंट है, इनसाइड जीरो होना चाहिए। तो फॉर E inside to be 0, σ1 should be equal to σ2। और दोनों सिग्मा बराबर हुए तो दोनों सरफेस पे चार्ज डेंसिटी बराबर हुई, हर जगह पे चार्ज डेंसिटी बराबर है, तो चार्ज भी इक्वल होना चाहिए। दिस इंप्लाइज दैट चार्ज ऑन सरफेस इज इक्वल टू सरफेस इज इक्वल। चलो समझ में आ रही बात ये? इज दिस क्लियर? वेरी गुड। यहाँ पर एक पॉइंट बहुत जरूरी था बच्चों की, आइसोलेटेड लिखा था, मतलब कि और कोई चीज है नहीं यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना रही है, इस प्लेट के अलावा कोई और चीज है नहीं यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बना रही है। मैं इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहा हूँ तो केवल इन दो सरफेस की इलेक्ट्रिक फील्ड दिख रही है मुझे, और कहीं किसी चीज की इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। ये बहुत जरूरी है, आइसोलेटेड को हाईलाइट रखना जरूरी है, क्योंकि अपन थोड़ी देर बाद ही देखेंगे कि दूसरी किसी सिचुएशन में कुछ अलग चीज भी हो सकती है। आइसोलेटेड यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। चलो, तो प्लेट थ्योरी का पहला पॉइंट अपन ने समझा कि एक आइसोलेटेड प्लेट है, अगर मेरे पास उसको चार्ज दूंगा तो दोनों सरफेस पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सबको क्लियर? पहला पॉइंट ये आपको कॉपी में लिखना है पूरा, आपकी कॉपी में इलस्ट्रेशन 64 पूरा होना चाहिए। अंडरस्टूड? क्या सबको क्लियर है? कुछ डाउट है तो बोल दो, हाँ या ना, कुछ तो जवाब दीजिए। चलो, ऋतिक तो बोल रहा है क्लियर है, बाकी बच्चे क्लियर? ओके, आपकी कॉपी में होना चाहिए सारे इलस्ट्रेशन के जो पॉइंट अपन डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अगला इलस्ट्रेशन देखो, इलस्ट्रेशन 65। इलस्ट्रेशन 65
If an isolated infinite sheet contains charge q1 on one surface and charge q2 on other surface, then prove that electric field intensity at a point in front of the sheet is q by 2 epsilon naught, where q is q1 plus q2. अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट ये बात कर रहा है, मान लो कि एक सरफेस पे चार्ज q1 है और दूसरी पे चार्ज q2 है। एक सरफेस पे चार्ज q1 है और दूसरी पे चार्ज q2 है। अब इसके बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात चल रही है। कहां पे? बाहर, इस प्लेट के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात चल रही है। तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ और यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो होगी टोटल चार्ज कर दो इनका, q1 प्लस q2 इज टोटल चार्ज q, टोटल चार्ज अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट, वेयर a इज एरिया ऑफ द प्लेट। ये प्रूव करना चाह रहे हो, ठीक है? समझ में आया कि क्या बात चल रही है? एक प्लेट पे दोनों सरफेस पे चार्ज अगर q1 q2 है तो बाहर दोनों तरफ की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो होगी चार्जेस का सम अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। चलो इसे प्रूव कर देते हैं अपन। भाई अगर इस सरफेस पे q1 चार्ज है तो q1 अपॉन a वो यहाँ पे सिग्मा हो जाएगा। यहाँ पर जो सिग्मा 1 होगा इट शुड बी q1 अपॉन एरिया, और यहाँ का सिग्मा 2 होना चाहिए q2 अपॉन एरिया। इन दोनों की वजह से इस पॉइंट पे देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम ही डायरेक्शन में आएगी। दोनों प्लस चार्ज है, दे विल ट्राई टू रिपेल अदर पॉजिटिव चार्ज, तो इन दोनों प्लस की वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम आएगी। तो दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? सिग्मा 2 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा 1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड होकर नेट क्या हो जाएगी? सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा 1 और सिग्मा 2 की वैल्यू रख दो तो देखो ये आ गया q1 प्लस q2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और q1 प्लस q2 इज टोटल चार्ज अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या समझ में आ रहा है? बोलो, ये चीज क्लियर हो रही है? अगर मेरे पास कोई एक प्लेट है, प्लेट की दोनों सरफेस पे मान लो अलग अलग चार्ज भी है, मान लो अलग अलग चार्ज भी है, तो भी उस प्लेट के आसपास अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना हो तो टोटल चार्ज बाय 2 एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हो। ए एरिया करके q बाय ए सिग्मा टाइप हो जाएगा, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो अपन ने पढ़ा ही है लार्ज सरफेस की इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होती है, तो कुछ वैसा ही है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अंडरस्टूड? सभी बच्चों को अंडरस्टूड? यस, बहुत बढ़िया। चलो तो ये अपना सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट हो गया है, थर्ड या सॉरी सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड इलस्ट्रेशन 66, इलस्ट्रेशन 66 पे आ जाओ। 3 large conducting sheets placed parallel to each other at finite distance contains charge q minus 2q and 3q। अब क्या बात चल रही है? हमारे पास 3 लार्ज पैरेलल प्लेट्स है। अगले क्वेश्चन में बात चल रही है हमारे पास 3 लार्ज पैरेलल प्लेट्स है, उन पे चार्ज दिया हुआ है, उन पे चार्ज दिया हुआ है, और आपको आसपास कुछ पॉइंट दिखाया है, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछनी है। मेरे पास 3 प्लेट्स है लाइक दिस, मैंने साइड व्यू बनाया है, ठीक है? इन पे चार्ज दिया हुआ है, किस पे कितना चार्ज दिया हुआ है? एक पे दिया हुआ है q, एक पे दिया हुआ है माइनस q, और इस पे दिया हुआ है आई थिंक 2q। देख लेता हूँ, यस 3q दिया हुआ है, बीच में माइनस 2q है, उधर 3q, ठीक है? और आपको यहाँ के चारों पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। इस पॉइंट ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी और यहाँ डी, इन सब पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। चलो तो अभी थोड़ी देर पहले अपन ने देखा था कि किसी प्लेट को जो टोटल चार्ज मिलता है ना, वो कुछ दोनों तरफ डिस्ट्रीब्यूट होता है, लेकिन आसपास उसकी वजह से इलेक्ट्रिक लिखने के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लिखने के लिए टोटल चार्ज ही चाहिए आपको। अगर ये चार्ज पता है आपको तो ड्यू टू प्लेट नंबर 1, इसको नाम दे देता हूँ फर्स्ट, इसको नाम दे देता हूँ सेकेंड, इसको नाम दे देता हूँ थर्ड। मैं इस पॉइंट पे देखूं तो प्लेट 1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वहां इस डायरेक्शन में होगी, चार्ज पॉजिटिव तो इलेक्ट्रिक फील्ड अवे वाली। कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी? q अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट, ये होगी E1, प्लेट 1 की इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या ये समझ में आया? प्लेट 1 की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी टुवर्ड्स लेफ्ट, बिकॉज चार्ज इज पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी रिपल्शन वाली, इधर वाली,
चार्ज यहाँ पे जो प्लस में आएगा उसकी वजह से यहाँ का प्लस चार्ज रिपेल होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड होगी चार्ज अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, टोटल चार्ज अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कर देंगे। ये समझ में आ रहा है क्या सभी बच्चे बताइए, ये समझ में आ रहा है? चलो क्लियर है, बहुत बढ़िया। अच्छा -2q की वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे तो क्या होगा, इधर की प्लेट की वजह से E2 देखेंगे तो क्या होगा, E2 की डायरेक्शन होना चाहिए इस तरफ बिकॉज वहां चार्ज नेगेटिव है, मैग्नीट्यूड होना चाहिए 2q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। फिर E3 देखो, E3 की वजह से चार्ज उधर पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी और मैग्नीट्यूड होगा 3q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए, ये दोनों की डायरेक्शन से ऐड कर दो, इसे सब्ट्रैक्ट कर दो, q प्लस 3q माइनस 2q, डिनोमिनेटर सब में देखो 2 एप्सिलॉन नॉट है, तो आंसर आ गया मेरे पास 2q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। 2 से कैंसिल कर सकते हो 2 को। ये बात समझ में आ रही है? पॉइंट ए पर तीनों प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड लिखी मैंने, तीनों की डायरेक्शन के साथ उन्हें मैंने वेक्टरली जोड़ दिया, जो इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में थी उन्हें ऐड कर दिया, जो अपोजिट थी उसे सेपरेट कर दिया और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। तो लेफ्ट में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी है। क्या ये पॉइंट समझ में आया सभी बच्चे? देखिए चलो आई थिंक सबको क्लियर है ना, वेरी गुड। चलो बी पॉइंट पे आते हैं अपन, बी पर भी लिखना है इलेक्ट्रिक फील्ड, बी पर आ जाते हैं अपन, है ना। बी पॉइंट पे देखते हैं, प्लेट 1 की इलेक्ट्रिक फील्ड बी पर राइट में होना चाहिए क्या, प्लेट 1 की इलेक्ट्रिक फील्ड बी पर राइट में होना चाहिए क्या, देखो ना इस पे पॉजिटिव चार्ज है तो बी पर देखेंगे तो राइट में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, यस। तो प्लेट 1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस डायरेक्शन में, मैग्नीट्यूड यही होगा, मैं वापस नहीं लिख रहा मैग्नीट्यूड। प्लेट 2 की इलेक्ट्रिक फील्ड वो भी राइट में होना चाहिए और प्लेट 3 की लेफ्ट में होना चाहिए, ठीक है। ये नेगेटिव चार्ज अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा चीजों को, तो E2 की डायरेक्शन यहाँ लेफ्ट में होगी और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी यहाँ लेफ्ट में होगी, है ना। ये दो राइट में हो गई और एक लेफ्ट में हो गई। तो अब यहाँ पे एडिशन करने जाओगे तो E1 और E2 जुड़ेंगे, E1 और E2 जुड़ेंगे और E3 सब्ट्रैक्ट होगा। तो ये देखो Q और 2 की 3Q और ये 3Q, नेट में 0 होने वाला है, 0 आ रही है देखो, है ना। E1 का मैग्नीट्यूड E2 का मैग्नीट्यूड ये लिखा था, इन दोनों को जोड़ो तो Q और 2 की 3Q हो जाएगा और ये भी 3Q है, सब्ट्रैक्ट होकर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर तो इलेक्ट्रिसिटी 0 आ गई। इज दिस क्लियर सभी बच्चों को? पॉइंट क्लियर? ये बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। चलो अगर ये क्लियर है तो अब सी की इलेक्ट्रिक फील्ड खुद लिख के देखो, खुद सोचो कैसे होना चाहिए सी पे इलेक्ट्रिक फील्ड। सी पर देखेंगे तो प्लेट 1 की इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे राइट में होगी, प्लेट 2 पे चार्ज नेगेटिव था उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी सोचो, प्लेट 3 की किधर होगी सोचो, और देखो नेट में क्या आना चाहिए, समझ लो अच्छे से, है ना। सी पॉइंट पे देखेंगे तो प्लेट 1 के पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगी, प्लेट 2 के नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगी क्योंकि नेगेटिव चार्ज था, प्लेट 3 की इलेक्ट्रिक फील्ड वो भी इसी डायरेक्शन में आएगी, लेफ्ट में आएगी, ठीक है। तो E2 और E3 को जोड़ देना, 3 2 5 -1 4, तो 4Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये आ जाएगी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी, ठीक है। तो आई थिंक सबको क्लियर है। डी पॉइंट बच रहा है, डी पर भी देख लो सबकी इलेक्ट्रिक फील्ड, ये प्लस चार्ज की वजह से वहां इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज, E1 की डायरेक्शन यहाँ इधर होगी, सेकंड प्लेट की माइनस चार्ज की वजह से टुवर्ड द चार्ज, और थर्ड प्लेट प्लस की वजह से भी बाहर की तरफ होगी E3। तो वहां E1 और E3 जुड़ेंगे जैसा कि यहाँ हुआ था, E1 E3 जुड़े थे और ये माइनस हो गया था, तो Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट ही आएगी टोटल, ठीक है। और बाहर हमेशा ही ऐसा होगा, बाहर बाहर के पॉइंट पे हमेशा ही ऐसा होता है ना, कि इलेक्ट्रिकल इक्वल एंड अपोजिट आती है, बाहर बाहर के पॉइंट ए और डी पे हमेशा ऐसे होगा, देख लो अच्छे से सब।
ओके, तो किसी भी पार्ट में अब यहाँ कोई डाउट? सारे पार्ट क्लियर? सब पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सबको क्लियर? यस, ओके, बहुत बढ़िया। चलो, तो अब ऐसे कई सारे क्वेश्चन मिलेंगे बच्चों आपको, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इन पैरेलल प्लेट्स लिखना। अब इलस्ट्रेशन 67, अगले इलस्ट्रेशन पे आते हैं अपन। ये बहुत काम का इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन 67। इलस्ट्रेशन 67 ये हटा रहा हूं मैं। क्या बात कर रहे हैं वहां पे, पहले देखते हैं। इलस्ट्रेशन 67, अगर मेरे पास दो पैरेलल प्लेट है, थोड़ा सा मोटा बना रहा हूं प्लेट को यहां। अगर मेरे पास दो पैरेलल प्लेट है, इन पे कुछ चार्ज दिया, इन पे कुछ चार्ज दिया, है ना, तो चार्ज इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा कि यहां अगर प्लस आ रहा है, मान लो यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, तो इधर होना चाहिए माइनस में सेम चार्ज। ऑन द फेसिंग सरफेसेस, जो सरफेस एक दूसरे के आमने सामने होती है, ऑन द फेसिंग सरफेसेस चार्जेस आर इक्वल एंड अपोजिट। ऑन द फेसिंग सरफेसेस चार्जेस आर इक्वल एंड अपोजिट। ऑन द फेसिंग सरफेसेस चार्जेस आर इक्वल एंड अपोजिट। ये प्रूव करना है हमको। अब इसमें से इतना चार्ज इधर चला गया तो बचा हुआ दूसरी तरफ हो जाएगा, बचा हुआ चार्ज हो जाएगा यहाँ पे Q1 माइनस स्मॉल q, और यहाँ हो जाएगा Q2 प्लस स्मॉल q। चलो, क्वेश्चन में प्रूव क्या करना है, समझ में आया? एक बार आप ट्राई करो, जल्दी से देखो, एक बार ट्राई करिए। ओके, चलो, तो मुझे लगता है आपने एक बार ट्राई करा है, मैं बताता हूँ कैसे करेंगे, है ना। हमें प्रूव क्या करना था, एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। अगर मेरे पास दो पैरेलल प्लेट है, तो उनकी दो सरफेस होगी, देखो जो आमने सामने फेसिंग सरफेसेस, फेसिंग सरफेस पे चार्ज इक्वल एंड अपोजिट होता है। अगर एक पे प्लस क्यू तो एक पे माइनस, ऐसा प्रूव करना है। इसको प्रूव कर सकते हैं बाय कंसीडरिंग अ गॉसियन सरफेस लाइक दिस। गॉसियन सरफेस कंसीडर करो इस तरह से। ये जो गॉसियन सरफेस कंसीडर करी है, इसकी जो ये सिलेंडर है, बेसिकली सिलेंडर 3D में दिखा देता हूं मैं, थोड़ा इसको कर्व कर देता हूं यहां से ताकि 3D दिख जाए आपको। मान लो ये सिलेंडर है ना। अब इस सिलेंडर की जो प्लेन सरफेस है वो तो जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में, यहाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, तो उसकी प्लेन सरफेस पे प्लस तो जाएगा है नहीं, और कर्व सरफेस पे भी जीरो जाएगा, बिकॉज यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो सरफेस के पैरेलल होगी, समझे। द टोटल फ्लक्स through this surface should be zero. It implies that charge enclosed is zero. अब चार्ज जीरो कैसे हो सकता है, जब इक्वल एंड अपोजिट होगा तभी। इससे प्रूव हो गया चार्ज शुड बी इक्वल एंड अपोजिट। ऑन फेसिंग सरफेसेस। बोलो क्या है, पॉइंट समझ में आ रहा है? इज दिस पॉइंट क्लियर? क्या सबको ये पॉइंट समझ में आ रहा है अच्छे से? क्लियर, निमित को तो क्लियर है, ठीक है। यस, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है इसमें। अगर इस पॉइंट में कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो। चार्ज शुड बी इक्वल एंड अपोजिट ऑन द फेसिंग सरफेसेस, ये अपन ने बात करी अभी। चलो, सब बच्चे मुझे बोल रहे क्लियर है ना।
अब अगला जो हमारा प्रॉपर्टी है वो इसके रिलेटेड ही प्रॉपर्टी है, बिल्कुल इसके रिलेटेड ही प्रॉपर्टी है, ठीक है। क्वेश्चन इलस्ट्रेशन 68 में आपसे आउटर सरफेस का चार्ज पूछा है, तो आप इसको एक प्रॉपर्टी बना के लिख लेना। मैं प्रॉपर्टी बता रहा हूं आपको, या तो इसी में इसी के साथ आप प्रॉपर्टी बना के लिख लेना। ये प्रॉपर्टी लिखना कि चार्जेस ऑन द आउटर सरफेसेस, आउटर मोस्ट सरफेसेस, चार्जेस ऑन द आउटर मोस्ट सरफेसेस should be equal to the total charge half. The total charge on system of parallel plate, उसका आधा ये होता है चार्ज ऑन आउटर सरफेस, चार्ज ऑन आउटर सरफेस। द चार्ज ऑन द आउटर सरफेस, जो यहां चार्ज है और यहां चार्ज है, वो इक्वल होता है, और किसके इक्वल होता है? टोटल चार्ज का आधा। पॉइंट समझ में आया? क्या प्रूव करने वाले अपन, ये समझ में आ रहा है? ठीक है। अगर आपके पास पैरेलल प्लेट का सिस्टम है, तो पैरेलल प्लेट के सिस्टम में जितनी भी प्लेट्स है सबका चार्ज जोड़ो। अभी 2 प्लेट है तो 2 का जोड़ो, 3 है तो 3 का जोड़ो, 4 है तो 4 का जोड़ो, जितनी भी प्लेट्स है सबके चार्ज का सम करो, उसका हाफ करो, इतना चार्ज होगा बाहर दोनों तरफ। ठीक है, ऐसे प्रूव कर देता हूं मैं, इसे प्रूव कर देता हूं। देखो, इस प्लस क्यू और माइनस क्यू, ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस है। इनकी वजह से अगर मैं इस पॉइंट पे देखता विद इन कंडक्टर, तो प्लस और माइनस की वजह से, प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड उधर होती, सॉरी प्लस की वजह से इधर होती, माइनस की वजह से उधर होती, तो जीरो हो जाती। कंडक्टर के अंदर इन फेसिंग चार्जेस की तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ जीरो हो जाएगी। ये बात समझ में आ रही है क्या? सभी बच्चे अच्छे से देखो, है ना। इन फेसिंग चार्जेस क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट है, तो दोनों इक्वल अपोजिट होने से यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो बना देंगे। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बन सकती है केवल आउटर सरफेस के चार्ज की, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बन सकती है केवल आउटर सरफेस के चार्ज की। अब आउटर सरफेस के चार्ज की भी इक्वल एंड अपोजिट होना चाहिए, यहाँ पर आउटर सरफेस के चार्ज की भी इक्वल एंड अपोजिट होना चाहिए। जो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस तरफ उतनी ही उसकी होना चाहिए इधर, तभी तो नेट जीरो हो सकती है ना। इसका मतलब ये चार्जेस भी इक्वल होना चाहिए। जब इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल एंड अपोजिट, तो चार्जेस भी इक्वल, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट करोगे तो चार्ज भी इक्वल हो जाएगा। मतलब Q1 माइनस Q शुड बी इक्वल टू Q2 प्लस Q। तो देखो स्मॉल q की वैल्यू क्या आ गई, इट इज Q2 माइनस Q1 बाय 2, सॉरी Q1 स्मॉल q की वैल्यू कितनी आ गई, वो आ गई Q1 माइनस Q2 बाय 2, है ना। और स्मॉल q की वैल्यू यहाँ रखो, तो ये हो रहा है देखो Q1 प्लस Q2 बाय 2। मैंने क्या करा फिर से सुन लो। एट दिस पॉइंट विद इन कंडक्टर ड्यू टू दिस फेसिंग चार्जेस, इन दोनों चार्ज की वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, बिकॉज ये चार्ज इक्वल एंड अपोजिट है। इसकी वजह से जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी, माइनस की वजह से उतनी इधर होगी, तो फेसिंग की वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। फेसिंग सरफेस के चार्ज की वजह से कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जो बन सकती है केवल आउटर सरफेस के चार्ज की बनेगी। तो आउटर सरफेस के चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो भी इक्वल एंड अपोजिट होना चाहिए। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो करने के लिए इक्वल एंड अपोजिट के लिए चार्ज इक्वल होना चाहिए। चार्ज इक्वल करेंगे तो ये स्मॉल q की वैल्यू आ गई, स्मॉल q की वैल्यू रख दो यहाँ पर, तो बाहर चार्ज कितना वो आ गया, देखो Q1 प्लस Q2 बाय 2 आ गया। आ रहा है क्या समझ में? यस सर, पहली प्लेट में बाहर चार्ज नेगेटिव होगा नहीं बेटा, पहली प्लेट में दोनों, आपको क्या करना है, दोनों के चार्ज का सम करना है। जितनी भी प्लेटेड है, जितना भी चार्ज दिया था उसका सम करो, उसका आधा करो, हाफ करो, तो टोटल चार्ज का हाफ करो, इतना चार्ज ऑन आउटर सरफेस आएगा। यहाँ बाहर की सरफेस पे चार्ज आएगा Q1 प्लस Q2 बाय 2, और उधर भी चार्ज आएगा Q1 प्लस Q2 बाय 2, ठीक। और जो इसका चार्ज टोटल था उसमें से बाहर का चार्ज माइनस करो तो अंदर का चार्ज मिल जाएगा। जो यहाँ चार्ज है उसका नेगेटिव यहाँ होगा। ये सब चीजें अपन ने देखी। चलो, इज दिस क्लियर सर? हाँ बोलिए। सर ऐसा कह सकते हैं कि जैसे अगर मल्टीपल प्लेट्स हैं तो जो हाँ जितने भी इनर वाले सरफेसेस है उन हम्म, सब का अपन चार्ज का सम करेंगे तो जीरो आएगा। बिल्कुल सही। फेसिंग सरफेस पे चार्ज इक्वल एंड अपोजिट होता है, तो इनर सरफेस पे चार्ज का सम जीरो आएगा। बिल्कुल सही, ठीक है सर। है ना। चलो, सभी बच्चों को क्लियर है पॉइंट?
सभी बच्चे देख लीजिए अच्छे से। ओके, किसी को कोई डाउट नहीं है इसमें, तो फटाफट अपना अगला इलस्ट्रेशन 68 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 करते हैं अपन। करेक्ट, आप लोग कॉपी में लिख सकते हो ये क्वेश्चन, इसको अपन साथ साथ करेंगे। देखो क्वेश्चन क्या है, 2 large parallel conducting sheets placed at finite distance are given charges q and 2q. Find out charges appearing on all the surfaces. दो पैरेलल प्लेट है, उन पे चार्ज दिया हुआ है q and 2q, है ना। एक पे दिया है q, दूसरे पे 2q। आपको हर सरफेस पे कितना कितना चार्ज आया है बताना है। चलो क्वेश्चन क्या है, दो पैरेलल प्लेट है, I have 2 parallel plates and charges are given on them. एक पे दिया है q, एक पे दिया है 2q। अब आपको बताना है कहां पे कितना चार्ज आएगा। करेक्ट, सबसे पहले तो बाहर की सरफेस का चार्ज निकालना बहुत आसान होता है। कैसे करते, चार्ज का सम कितना आएगा बताओ, टोटल चार्ज कितना है, यहाँ टोटल चार्ज कितना है 3q, उसका आधा आधा कर दो, तो बाहर की सरफेस का चार्ज टोटल का आधा, यहाँ पर चार्ज हो जाएगा 3q/2 और यहाँ पर भी 3q/2। आउटर सरफेस पे चार्ज निकालना बहुत आसान, टोटल का आधा। क्या ये क्लियर है? सभी बच्चे देख लीजिए अच्छे से, बाहर की सरफेस का चार्ज निकालना बहुत आसान। ओके, अब आगे बढ़ते। अब यहां पर कितना होगा, इस सरफेस पे कितना होगा, इस पे टोटल क्यू था, उसमें से 3q/2 यहाँ चला गया, तो टोटल माइनस दिस वो यहाँ होगा। ठीक है, तो टोटल क्यू उसमें से माइनस करो 3q/2, तो बचेगा -q/2, तो यहाँ -q/2 होगा, यहाँ पे -q/2, और इतना ही पॉजिटिव होना चाहिए वहां पर। आमने सामने चार्ज इक्वल एंड अपोजिट होते हैं, तो इतना ही पॉजिटिव होना चाहिए। बिना कैलकुलेशन करे मैंने बोल दिया इतना ही पॉजिटिव होना चाहिए। आप देखो इनका सम करके देखो 2q आ रहा है, ऑटोमेटिक आएगा। क्लियर हो रहा है क्वेश्चन? यस, है ना। तो पैरेलल प्लेट के सिस्टम में हमें चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट करते आ जाए, पैरेलल प्लेट के सिस्टम में चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट करते आ जाए। सभी बच्चों को आ गया ये? किसी को कोई डाउट तो पूछ सकता है मेरे से। सर एक बार फिर से बताओगे कि 3q/2 कैसे आया? 3q/2 कैसा आया, जो सम करो चार्ज का कितना है उसका आधा आधा कर दो, सम करो, टोटल करो कितना है, q और 2q का सम करो कितना है 3q, उसका आधा आधा, हाफ ऑफ दैट। आएगा क्रिस? यस सर। ओके, चलो अब बाकी जगह भी कैसे डिस्ट्रीब्यूट करा भाई, इस सरफेस का चार्ज पता चल गया, टोटल पता है, टोटल में से इसे माइनस कर दो तो बचा हुआ चार्ज यहाँ होगा, है ना। ठीक है, चलो किसी को कोई डाउट नहीं, मुझे ऐसा लगता है। तो अब कितने भी प्लेटें कर दो पैरेलल, आप सबका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखो जरा, इलस्ट्रेशन का अगला क्वेश्चन देखो, इलस्ट्रेशन का अगला क्वेश्चन देखिए जरा। तीन प्लेट है, तीन पैरेलल प्लेट है, एक पे -q 3q ये चार्ज दिए हुए है, तीन प्लेट है। अगले क्वेश्चन में 3 प्लेट्स आर पैरेलल, इस पे दिया है -q, बीच वाली प्लेट पे दिया है 3q एंड इस वाली प्लेट पे दिया है आपको q। चलो बताओ आउटर सरफेसेस पे कितना कितना आएगा, बताओ जल्दी से। तीनों चार्ज को जोड़ो, उसका आधा आधा करो, तो 3q/2 हो रहा है। यस, यहाँ पे चार्ज होगा 3q/2 और इधर भी चार्ज होगा 3q/2। किसी भी एक साइड से स्टार्ट कर दो, वहां से स्टार्ट कर देते। टोटल चार्ज वॉज q, 3q/2 यहाँ चला गया, तो अंदर वाली सरफेस पे चार्ज कितना आएगा, टोटल माइनस दिस, टोटल माइनस दिस। यहाँ कितना चार्ज आएगा बताओ, -q/2, यहाँ होना चाहिए -q/2। इसमें किसी को समस्या?
किसी को यहाँ पे कोई भी डाउट? आंसर शुड बी -q/2 अदिति। टोटल में से इसे माइनस करना है, q में से 3q/2 को माइनस करना है। अभी जोड़ घटाना अच्छे से आना चाहिए, इसमें गलती नहीं होना चाहिए। तो हो जाएगा 2 - 3 × q/2, इट शुड बी -q/2। कई बच्चों की यहाँ पे बहुत मिस्टेक होती है यार एडिशन सब्ट्रैक्शन करने में, तो ये सबका प्लीज ध्यान रखिएगा। टोटल माइनस इस प्लेट का चार्ज शुड बी इस प्लेट का चार्ज। ठीक है, सबको क्लियर? ओके, चलो अब यहाँ जो चार्ज है उसका ठीक नेगेटिव इस पे होना चाहिए। यहाँ नेगेटिव तो यहाँ पॉजिटिव होना चाहिए, तो यहाँ होना चाहिए +q/2। आमने सामने चार्ज इक्वल एंड अपोजिट होते हैं, यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस। ठीक है, यहाँ जो चार्ज है 3q टोटल चार्ज था, टोटल में से इसे माइनस करो, बचा हुआ यहाँ होना चाहिए। टोटल में से इसे माइनस करो, बचा हुआ यहाँ होना चाहिए। टोटल में से इसे माइनस कर दो, यहाँ बचा हुआ बताओ कितना आएगा? यस सर 5q/2। 5q/2। इस पे कितना होना चाहिए फिर? इस सरफेस पे कितना होना चाहिए? -5q/2। माइनस में 5q/2। वेरी गुड। चलो सारे प्लेट्स के सब सरफेस पे चार्ज आ गए। हर प्लेट के हर सरफेस पे चार्ज कितना है अपन ने बता दिया। सबको क्लियर? है बहुत आसान काम, पैरेलल प्लेट पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करना। यस, है ना? तो अब कितनी भी पैरेलल प्लेट हो, अभी तो 3 दिए, 4 हो, 5 हो, 10 हो, कितनी भी हो, कैसा भी कुछ भी सिस्टम देके आप कर सकते हो, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आप कर लोगे। एम आई राइट? यस, ओके, बहुत बढ़िया। चलो तो ये इलस्ट्रेशन 69 हो गया हमारा, और उसका 70 वाला थोड़ा 70 71 थोड़ा सा अलग है ना? वो अपन देखेंगे। इस तरह के सिस्टम में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड भी लिखते आ गई है। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी अपन ने एक इलस्ट्रेशन में देखी थी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी लिख सकते हो। आपको किसी भी पॉइंट पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड पूछूं तो आप मुझे बता सकते हो, याद है? किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछो तो बता सकते हो। हाँ, जैसे मैं अगर पूछ लूं बताओ यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, तो एक छोटी सी ट्रिक बता रहा हूं मैं। देखो पहले आपको मैंने बताया कि हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लिखना है, हर एक चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लिखकर आप ऐड कर सकते हो। उसके अलावा अगर मैं डिस्ट्रीब्यूशन जानता हूँ चार्ज का, डिस्ट्रीब्यूशन जानता हूँ तो मैं क्या करूंगा, देखो ये बाहर वाले जो चार्ज होते हैं ना 3q/2 3q/2 ये इक्वल है, तो ये हमेशा 0 इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे। ये चार्ज उधर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, ये चार्ज इधर बनाएगा, तो ये 0 बनाएंगे। ये इक्वल एंड अपोजिट है, इन दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ प्लस वाले की इधर, माइनस वाले की उधर, ये भी 0 बनाएंगे। तो दो प्लेट के बीच का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो फेसिंग चार्जेस की वजह से आती है। दो प्लेट के बीच की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है फेसिंग चार्ज की वजह से आती है। वो जो भी चार्ज का मैग्नीट्यूड है वो देखो, डायरेक्शन देख के आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बता सकते हो, प्लस से माइनस होगी। चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है वो देखो, और अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट कर दो। ठीक है, चार्ज का मैग्नीट्यूड अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, ए इसका एरिया अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो ये सिग्मा बाय ए एप्सिलॉन नॉट ऐसा करना है। इसकी वजह से सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, इसकी वजह से सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, तो टोटल सॉरी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट ऐड होके सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट हो जाता है। ये पॉइंट समझ में आ रहा है? अगर मुझे किसी प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है, ठीक है, तो प्लेट्स पैरेलल प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना वो केवल फेसिंग चार्ज की वजह से बचती है, बाकी सबकी 0 हो जाएगी। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी केवल इन दो की वजह से, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड केवल इन दो की वजह से होगी, और बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड केवल बाहर के चार्ज की वजह से होगी। अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पता हो तो बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड लिखने के लिए बाहर का चार्ज यूज कर लो, प्लेट्स के बीच की इलेक्ट्रिक फील्ड लिखने के लिए बीच का चार्ज यूज कर लो। इज दिस पॉइंट क्लियर? देखो सभी बच्चे, क्या ये अच्छे से समझ में आ रहा है? यस, ओके, बहुत बढ़िया। तो आज हमने पैरेलल प्लेट्स की थ्योरी पढ़ी, पैरेलल प्लेट से रिलेटेड क्वेश्चंस करे अपन ने। एससी वर्मा में आप देखेंगे तो इस पे कई सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। अब पैरेलल प्लेट के सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करने के लिए तैयार हो गए, ठीक है? मैं अभी प्लेट को जोड़ने वाले क्वेश्चन अभी नहीं बताया मैंने, तो वो भी बताऊंगा आपको। अभी इसमें कुछ चीजें मेरी बताना बाकी है, पर आपको अगर ऐसा क्वेश्चन नहीं मिल रहा है जिसमें प्लेट को जोड़ रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन में मिलेंगे कि प्लेट को जोड़ दिया बीच में तो क्या होगा, वो नहीं करना अभी, वो मैंने पढ़ाया नहीं आपको। उसके अलावा बाकी आप कर सकते हो, ठीक? यस यस निमित, बिल्कुल सही।
हाँ, और एससी के गॉस लॉ के पूरे चैप्टर में एक चीज बची है, शेल्स की चीजें बची अपनी, तो पैरेलल कॉन्सेंट्रिक शेल वाले क्वेश्चन बचे अपने करना, वो भी इसके रिलेटेड ही है, वो अपन नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, ठीक है। चलो, तो आज अपन यहीं रुकते हैं, मैंने थोड़ा सा आपका समय ज्यादा ले लिया है ना, कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अपन। सबको क्लियर? ओके बच्चों, बाय सबको, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।